एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज ऑल्टरनेटिंग करंट। सो दिस इज योर एंटायर सिलेबस। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं आज के इस वाले लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट एसी अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये होता क्या है। तो वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा ही दिया था कि डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिसकी जो वैल्यू है यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है और उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। ठीक है, और ये हमको कहां से मिलता है, हमने कहा बैटरी से। तो जैसे हमने कहा 5 एम्पियर का हमारा करंट है या 6 एम्पियर का है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये सेम रह रहा है और डायरेक्शन भी सेम है। पर ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या हो जाता है, इसमें जो हमारी डायरेक्शन है, जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, और एसी का ग्राफ ना हमेशा इस तरीके से बनता है। तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, बिल्कुल जीरो है। फिर ये पीक तक जा रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। फिर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है, जीरो तक हो रही है। फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसको हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, इसको हम नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, और ये पूरी क्या है, एक साइकिल है हमारे एसी की। ठीक है, तो दिस इज दी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये है हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जा रही है, रिवर्स हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। फिर देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मैक्सिमम तक पहुंच रहा है विच इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। फिर से ये डिक्रीज कर रहा है एंड फाइनली ये जीरो हो जा रहा है। तो हमारा जो साइन का ग्राफ होता है ना, मैथ्स वालों ने तो साइन का ग्राफ पढ़ रखा है, तो जिस तरीके से हम साइन का ग्राफ बनाते हैं सेम हम यहाँ पे एसी का भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से प्लॉट क्यों होता है ये भी आप लोगों को पता है। तो इधर पे आओ, तो हम लोगों को पता है जब हम साइन के ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारा थीटा 0 डिग्री का होता है ना, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। फिर यहाँ पे जब हम पहुंचते हैं सो एंगल हो गया π/2, फिर यहाँ पे हो गया पाई। जैसे हम क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करें, सो दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, देन दिस इज 3π/2, फिर वापस से यहाँ पे 2π आ गया, है ना। तो दिस इज वन कंप्लीट साइकिल। तो हाफ साइकिल में हम कहाँ पे पहुंचे हैं, पाई तक। तो देखो हाफ साइकिल में हम पाई तक पहुंच गए। साइन पाई होता है 0 और साइन π/2 मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी, 1 होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे पहुंच गया। फिर देखो यहाँ पे पहुंचे यानी कि 3π/2 पे, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे -1 आया इसका मैग्नीट्यूड। और फिर हमें पता है साइन 2π पे पहुंच गया और यहाँ पे साइन 2π या कोई भी इवन मल्टीपल आप ले लो पाई का, साइन की वैल्यू आएगी 0, है ना। तो यहाँ पे वापस से ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से हमारा सेम जो ग्राफ है वो एसी का भी प्लॉट हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है I = I0 sin थीटा। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, तो पहले हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये सब जो EMI है वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, हमने कहा कि अगर करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी कॉइल के अराउंड। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा या फिर इंड्यूस्ड EMF। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको हम डिराइव कर लेते हैं और ये कई बार आ भी जाता है एज इट इज। ठीक है, तो हमने कहा फॉर्मूला तो ये होता है पर इसको हम डिराइव कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो हमने फैराडेज लॉ ऑलरेडी EMI में पढ़ लिए हैं। फैराडे का जो सेकंड लॉ है उसने हमें क्या बताया था, और जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है उसने हमें क्या बताया था। तो हमें जो वैल्यू है वो तो पता चल गई थी ना, जो EMF की वैल्यू है वो हमें पता चल गई थी इस वाले फॉर्मूले से, E = -n del∅/dt, है ना। और अगर हम रेट चेंज की बात कर रहे हैं तो हम dϕ/dt भी लिख सकते हैं। तो ये ही हमारा क्या है, इंड्यूस्ड ऑल्टरनेटिंग EMF भी है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग क्यों है, क्योंकि आपको पता है इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो हमने कहा डिपेंड कर रही है हमारे करंट पे, मेन करंट पे। अगर मेन करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो वो उसको बढ़ने नहीं देगा, तो ऑपोजिट फ्लो होगा। और जब वो मेन करंट की वैल्यू घटेगी तो हमने कहा उसको घटने भी नहीं देगा, तो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। इसीलिए ये क्या है, ये कोई डायरेक्ट करंट नहीं है ये जो इंड्यूस हो रहा है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है जो इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहा EMF तो हमें इस तरीके से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे फाई क्या होता है, फाई इज द फ्लक्स। तो हमें पता है फाई का फॉर्मूला क्या होता है, BA cos थीटा। तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, BA को हमने बाहर ले लिया, cos थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, -sin थीटा आता है। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। पर जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब हमें पता है ये थीटा क्या है, बेसिकली ये जो एंगल है ये आखिरकार क्या है। सो हम लोगों को पता है जो ओमेगा होता है दैट इज थीटा अपॉन टी, है ना।
ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, हमारी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सो यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो डी थीटा अपॉन डी टी के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा, विच इज व्हाट, विच इज दी एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, सो ये होता है 2 पाई बाय टी या फिर 2 पाई एफ, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसको हम कह देते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया इसके जगह पे, तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस हमने कहा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया एन बी ए साइन थीटा, और इसके जगह पे क्या आ गया, ओमेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एन बी ए ओमेगा साइन थीटा, और थीटा के जगह पर भी मैं क्या पुट कर सकती हूँ, देखो थीटा के जगह पे ओमेगा इंटू टी पुट कर सकती हूँ, तो मैंने ओमेगा इंटू टी यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब देखो हमने अभी कहा E इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। अब बताना जरा, ये जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब होगा थीटा 90 डिग्री, है ना, यानी कि साइन 90 होगा हमारे पास 1, तो मैक्सिमम वैल्यू को हम ई नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, हमने कहा एन बी ए ओमेगा, तो यानी कि एन बी ए ओमेगा के जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन थीटा, और अभी हमने देखा कि यहाँ पे थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। सो ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्वेश्चन में आपको जनरली वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में भी गिवन रहेगा, ठीक है। यहीं पे से हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई का भी आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका डेरिवेशन कर सकते हो, ये कई बार पूछा भी जाता है, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप यार ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं, बस ये मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको जो भी फॉर्मूला गिवन रहेगा ना उससे आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन में कई बार हमें साइन 200t ऐसे गिवन रहता है, तो आप यहाँ पे से कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा ओमेगा की वैल्यू 200 है, तो ओमेगा क्या, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2 पाई एफ है ना, तो यहाँ पे से जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको पता चल जाएगी। आई होप यार ये चीज आपको समझ में आ गई। ये जो ई नॉट है, आई नॉट है या वी नॉट है, इनका मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है, जिनको हम पीक वैल्यू भी कहते हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया। तो हमने कहा जब हमारा थीटा 0 डिग्री है तो करंट भी क्या होगा, 0 होगा। तो देखो यहाँ पे से शुरू होगा वो, ठीक है। फिर हमने कहा थीटा 90 डिग्री हो गया तो साइन 91 होता है, तो यानी कि हमको पीक वैल्यू मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे ये है हमारी आई नॉट की पीक वैल्यू। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू है, ठीक है। फिर वापस से देखो थीटा 180 हो गया तो हमने कहा हाफ साइकिल पूरी हो गई है, तो साइन 180 भी 0 होता है, तो वापस से जो हमारा करंट है वो 0 हो जाएगा। फिर ये नेगेटिव में बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है जब हम 270 डिग्री की बात करेंगे तो साइन 270 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। तो आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कराओ तो आई कितना आ जाएगा, माइनस आई नॉट। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू तो मिली है, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस साइन हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। फिर आप आ गए पूरे एक साइकिल को कंप्लीट करके, यानी कि एंगल हो गया 2 पाई, साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो वापस से आपका जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। सेम ग्राफ जो है हमारा v के लिए भी प्लॉट होगा। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू v नॉट आ जाएगी, यहाँ पे माइनस v नॉट मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि वहां पे भी क्या है, देखो अभी हमने कहा v इक्वल्स टू क्या होगा, v नॉट साइन ओमेगा t, तो ये भी साइन का ही ग्राफ है, तो सेम ग्राफ हमारा v के लिए भी प्लॉट होगा। और ये अभी बहुत यूज होंगे हमारी फेजर डायग्राम समझने में भी। आपको अगर ये समझ में आ गया तो बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम एवरेज या फिर मीन वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट पे। तो अगर हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए बात करेंगे ना, एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड से डिनोट करते हैं, टी से, है ना। सो यहाँ पे टी टाइम लग रहा है, तो जब हम बात करेंगे एक पूरे साइकिल के लिए कि एवरेज टाइम कितना लगा, ठीक है, तो जब हम एवरेज टाइम की बात कर रहे हैं, सॉरी एवरेज टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, टाइम पीरियड टी है, हम बात कर रहे हैं एवरेज करंट की वैल्यू की, तो वो होता है 0, ठीक है। जब हम मीन वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट की एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो वो होता है 0। पर हम हाफ साइकिल के लिए निकाल सकते हैं, और कई बार इसका डेरिवेशन भी आ जाता है। तो हाफ साइकिल के लिए हम कैसे निकालेंगे, अगर पूरी साइकिल में टाइम टी लगा है तो हाफ साइकिल में उसका आधा टाइम लगेगा। अगर 24 सेकंड लगे हैं मान लो, तो आधे साइकिल में 12 सेकंड लगेंगे। लॉजिकल है बहुत, है ना। तो यानी कि यहाँ पे t/2 टाइम लगेगा, और जब हम इस आधे के भी आधे साइकिल की बात करेंगे तो इससे भी आधा टाइम, यानी कि t/4 टाइम लगेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो हम अभी सिर्फ हाफ साइकिल की ही बात कर रहे हैं, या तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल की या फिर सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल की अभी हम बात कर रहे हैं। तो हम जो मीन वैल्यू है एसी की कैसे निकालेंगे, तो मीन के लिए हम क्या करते हैं ना, 1 अपॉन जो भी टाइम पीरियड है, जैसे कि यहाँ पे t/2 टाइम पीरियड है, इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से इंटीग्रेट करके कहाँ तक जा रहे हैं, t/2 तक, और इस करंट का हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सो I dt। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने कर दिया। I का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, I0 sin ओमेगा t, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। I0 जो है आपने बाहर ले लिया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी आ गया। पर हमें पता है यहाँ पे तो ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो जो भी कांस्टेंट है वो कहाँ चले जाता है, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में आ गया। लिमिट ले लो, लिमिट कहाँ से है, 0 से t/2 तक है, तो लिमिट आप यहाँ पे ले लो, कितना आ जाएगा, I0 अपॉन t/2 इंटू ओमेगा बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है ये, और ओमेगा क्या है, अभी हमने कहा था 2π/t या 2πf फॉर्मूला है, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे देखो माइनस कॉस, अगेन यहाँ पे ओमेगा की जगह पे मैं 2π/t पुट कर सकती हूँ, और t की वैल्यू क्या लेनी है मुझे, पहले t/2 लेनी है ना, और यहाँ पे जब हम आएंगे यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा cos 0, ठीक है, और cos 0 हमें पता है कितना होता है, दैट इज 1, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, ये हो जाएगा हमारा माइनस cos पाई, और माइनस cos पाई क्या होगा, cos पाई cos 180 कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बेसिकली ये आ गया 1 + 1 यानी कि 2 आ गया यहाँ पर से, ठीक है, और ये भी कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया 2I0 अपॉन पाई, ठीक है। तो यानी कि जब आप मीन निकाल रहे हो, ठीक है, आप मीन निकाल रहे हो हाफ साइकिल के लिए, तो उस केस में जो हमारे एसी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो आई है 2/π ऑफ दी पीक वैल्यू। I0 क्या है, दिस इज दी पीक वैल्यू ऑफ दी करंट, ठीक है। 2/π को आप कैलकुलेट कर लो, आंसर आएगा इतना, ठीक है। कई बार ये एमसीक्यू में आ जाता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जो है याद कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपको पीक वैल्यू पता चल गई है, जो कि अगर ये जनरल इक्वेशन आपको गिवन है तो आपको पता चल ही जाएगी, है ना। तो मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि मीन वैल्यू बता दो हाफ साइकिल के लिए, अगर कंप्लीट साइकिल के लिए पूछा गया है सो दैट इज 0, बट अगर हाफ साइकिल के लिए पूछा गया है सो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब उसके बाद रूट मीन स्क्वायर, अब इसका भी डेरिवेशन है, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न कर लो, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, VRMS, RMS वैल्यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, तो इट इज इक्वल्स टू जो भी आपकी पीक वैल्यू है अपॉन √2, ठीक है। सेम है हमारे वोल्टेज के लिए भी और सेम है हमारे करंट के लिए भी, करंट के लिए भी हमारा यही फॉर्मूला है, 1/√2 कितना होता है, 0.707, तो डायरेक्टली आप ये भी लर्न कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन कैसे होगा, क्या है ये, रूट मीन स्क्वायर, यानी कि जो करंट है उसका आप स्क्वायर करोगे, फिर आप उसका मीन निकाल रहे हो, ठीक है। तो मीन को जैसे हमने यहाँ पे ऐसे डिनोट कर दिया, आप इसका मीन निकाल रहे हो, फिर आप क्या कर दोगे, उसका रूट, सो बस आ गई आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, समझ में आया, स्क्वायर कर दिया करंट का, उसका मीन निकाल दिया, उसका रूट कर दिया, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गई। तो हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने क्या करा, देखो हमने I² का मीन निकाल दिया, और मीन कैसे निकालना है अभी हमने देखा था, टाइम पीरियड हम यहाँ पे कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं, तो 1/t/2 नहीं लेंगे, 1/t लेंगे, तो 1/t इंटीग्रेशन 0 से t I² dt, और I का फॉर्मूला पता है तो उसका स्क्वायर कर दिया, तो I0² sin² ओमेगा t। अब मैथ्स वालों के लिए थोड़ा इजी है, बायो वालों को थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें पता है cos 2 थीटा क्या होता है, 1 - 2 sin² थीटा, है ना। तो sin² थीटा को मैं यहाँ पर से क्या पुट कर सकती हूँ, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, तो वही मैंने यहाँ पे करा है ना, इसको मैंने चेंज कर दिया है इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, और यहाँ पे I0² को मैंने बाहर ले लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैंने अलग अलग खोल दिया है, बेसिकली 2 को तो मैंने बाहर ले लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, इसको जब मैं सॉल्व कर रही हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ, तो मैंने अलग अलग पार्ट्स में लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 से t dt और माइनस इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा t dt। इसको आप सॉल्व कर लो, कंप्लीट साइकिल के लिए ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, सॉल्व करोगे, ठीक है। जो अभी लिमिट्स हमने ली थी ना, जिस तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से लिमिट्स ली थी वैसे ही आप लिमिट ले लो, जब आप लोगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको 0 पुट कर सकते हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये है I0² अपॉन 2t, हमने कहा इंटीग्रेशन dt कितना होता है, t होता है,
तो लिमिट ले ली हमने 0 से t, तो ये कितना आ जाएगा I0² अपॉन 2t इंटू ये क्या आ गया t माइनस 0 तो 0 ही होगा, तो ये आ गया देखो I0² बाई 2। पर ये तो सिर्फ मीन वैल्यू थी, हमने कहा हम क्या निकाल रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर। तो अब मुझे मीन स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, है ना। तो इसका रूट कर दो, कितना आ जाएगा I0 अपॉन रूट 2, तो बस निकल गई ना IRMS वैल्यू। सेम चीज हमें VRMS वैल्यू के लिए भी करनी है। तो ये फॉर्मूलाज आपको एज इट इज लर्न करने हैं, ये तो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होंगे, ठीक है। चलिए, अब AC और DC में अंतर क्या है तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, पर कुछ और भी डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है मैग्नीट्यूड भी और इसकी डायरेक्शन भी, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी मोस्टली 50 हर्ट्ज है इंडिया के लिए, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कहाँ हो रहे हैं, AC में, यहाँ तो कोई ऑसिलेशन ही नहीं हो रहा, तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद इसको हम इजीली स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, यानी कि हम इसकी वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। कैसे, ट्रांसफॉर्मर की मदद से। अभी ट्रांसफॉर्मर भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम बढ़ा रहे हैं, कैसे हम घटा रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। इसका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन है वो काफी लो होता है, जबकि अगर आपको इसको ट्रांसमिट करना है उसका कॉस्ट काफी हाई रहता है। इसीलिए हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो AC ही है, DC नहीं है। DC सिर्फ हमें कहाँ से मिलता है, जो हमारी बैटरीज वगैरह है उससे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एनर्जी लॉस जो है वो काफी कम रहता है, जबकि यहाँ पे एनर्जी लॉस काफी ज्यादा रहता है, जो कि हमको चाहिए नहीं, तो हम DC को ट्रांसफर नहीं कराते हैं, ठीक है। तो ये यूज होता है लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है। जैसे कि आपको पता है, अगर हमने बैटरी डाल दी है रिमोट वगैरह में, तो उसको चलाने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, DC का। अदरवाइज जो घर में मेन हम यूज कर रहे हैं दैट इज व्हाट, AC ओनली, ठीक है। तो पावर स्टेशन पे जनरेट हो रहा है, ये हमने कहा बैटरीज वगैरह से हमको मिलता है। ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये उतना डेंजरस होता नहीं है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम AC को DC में चेंज कर सकते हैं। कैसे, रेक्टिफायर्स की मदद से। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है रेक्टिफायर्स क्या है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है वन शॉट जाके देख लो, अपलोड हो गया है। इसको हम AC में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द AC। तो इतने सारे हमारे डिफरेंसेस हैं, जो भी याद आएंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है, हमें पता चला कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रही है। तो अगर मुझे ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करना है तो क्या कोई डिवाइस है, यस। बट जो हमारा नॉर्मल एमीटर है, नॉर्मल वोल्ट मीटर है, वो मेजर नहीं कर सकता। वो सिर्फ AC और DC, सॉरी वो सिर्फ DC के लिए ही है, ठीक है। वोल्ट मीटर भी और एमीटर भी। तो यहाँ पे हम एक स्पेशल टाइप का एमीटर और वोल्ट मीटर यूज करते हैं, जो कि है हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर, ठीक है। अब देखो, अगर इस AC वोल्टेज को मैं सिर्फ रेजिस्टर पे ही अप्लाई कर रही हूं, तो हमारे पास करंट और जो वोल्टेज का फॉर्मूला है वो क्या आता है और इनका फेज क्या है, यानी कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है या कुछ फेज डिफरेंस है यहाँ पे, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, डायग्राम हमारा ये बन गया। हमने एक AC सोर्स लगा दिया है और यहाँ पे हमने सिर्फ एक रेजिस्टर लगाया है। तो रेजिस्टर के लिए वोल्टेज V है, करंट इसका I है। तो कितनी वोल्टेज हमने लगाई है, तो V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t। अब हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, ओम्स लॉ से हमें ये चीज पता है, तो मैंने ये पुट कर दिया। यहाँ पे I क्या आ जाएगा, V0 अपॉन R। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर रही हूं, तो मुझे ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ही मिलेगी। तो यहाँ पे आ गया I0 साइन ओमेगा t। ये दोनों क्या है, एग्जैक्टली सेम है ना, विच मीन्स यहाँ पे कोई भी फेजर डिफरेंस नहीं होता है। इनका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फेजर डायग्राम भी। देखो, इनका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, यानी कि हमारे पास V और I, यहाँ पे फेज सेम है ना। फेज का मतलब समझते हो ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इसकी वैल्यू 0 है, इसकी भी 0 है। जब इसकी मैक्सिमम हुई तभी इसकी भी मैक्सिमम हो गई। अगर मान लो मेरा करंट ऐसे शुरू होता पर वोल्टेज ऐसे शुरू हो रहा है, तो जब इसकी लीस्ट वैल्यू है तब इसकी मैक्सिमम हो गई, तो क्या ये सेम फेज में होते, नहीं। पर यहाँ पे ये सेम फेज में है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला मैंने देखा एग्जैक्टली सेम आ रहा है। यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। सो देयर इज नो फेज डिफरेंस। कब, जब सिर्फ एक रेजिस्टर की हम बात कर रहे हैं, एक सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर ही लगाया गया है, तो वहां पे जो I और V है उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है। ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये है हमारा फेजर डायग्राम, ठीक है। ये जो हमने बनाया है ना, दिस इज दी फेजर डायग्राम। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो या सिंपली आप इसको इस तरीके से बना दो। देखो, हमारा जो V है वो भी यहीं को है और हमारा जो I है वो भी यहीं को है। कोई भी फेज डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया है, जो कि हमने अभी देख ही लिया, ठीक है। चलो अब आते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंडक्टर की, तो उस केस में क्या होगा। तो देखो, अगेन मैंने AC सोर्स तो वही अप्लाई करा है, तो V कितना होगा, V हमारे पास होगा V0 साइन ओमेगा t, ठीक है। अब यहाँ पे है एक इंडक्टर,
इंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है इंडक्टर में क्या होगा, एक कॉइल है ना बेसिकली, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है -LdI/dt, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। और हमें पता है हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही कंसिडर करते हैं, इसीलिए हमने नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं ले रखा है, ठीक है। तो E क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसी को मैंने V से डिनोट कर दिया है, तो V हो गया LdI/dt। ये सब हम EMI में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो V की वैल्यू है ये, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब हमने क्या करा, देखो हमने dt को इधर भेज दिया, ठीक है, ये वाले dt को इधर भेज दिया यहाँ पे, और हमने दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और हमने कहा ये जो ओमेगा है ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो जो भी कांस्टेंट होता है ये नीचे आ जाता है। जैसे अगर 2t लिखा होता तो नीचे 2 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डी क्या हो गया, i हो गया, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, ये तो चलो माइनस साइन हमने बाहर पुट कर दिया, यहाँ पे एक L था, ये L को मैंने इसके साथ भेज दिया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम सिर्फ एक इंडक्टर की बात करते हैं तो ये जो ओमेगा L है ये होता है XL के इक्वल, और ये XL क्या है, ये होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है, ये बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस है। किसकी रेजिस्टेंस है, ये है हमारे इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो इंडक्टर की हम बात कर रहे हैं इसकी रेजिस्टेंस है। नॉर्मल जब हम एक रेजिस्टर की बात कर रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस क्या है, R है। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं एक इंडक्टर की, तो इंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या है, मैंने कहा XL है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको हम कहते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपको एज इट इज लर्न करना है। अब देखो यहाँ पे, तो मैंने कहा I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V0/XL इंटू माइनस कॉस ओमेगा t। अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखो माइनस आ गया, कॉस को मैं चेंज कर सकती हूँ, साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस ही होता है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब हमें पता है माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा, ठीक है। ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं तो आपको पता होने चाहिए। तो यानी कि माइनस साइन को मैं अंदर भेज सकती हूँ, तो भेज देती हूँ, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 90, है ना, आ जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे कर दी है। तो यहाँ पे देखो V क्या था, V0 साइन ओमेगा टी, पर करंट क्या आ गया, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी -2, यानी कि सेम फेज में नहीं है। कितने का फेज डिफरेंस है, तो आप कहोगे π/2 का फेज डिफरेंस है, ठीक है। ये सब पूछा जाता है। तो हमारा जो फेज डिफरेंस है जिसको हम यूजुअली 5 से डिनोट करते हैं, कितना है, 90 डिग्री का, यानी कि π/2 का यहाँ पे फेज डिफरेंस है, ठीक है। और कौन लीडिंग फेज में है, कौन लैगिंग फेज में है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो करंट माइनस में है ना, अगर करंट प्लस में होता तो वो लीडिंग फेज में होता, पर ये तो माइनस में है, 90 डिग्री से ये लैग कर रहा है, पीछे है, तो ये हमारी लैगिंग फेज है, कौन, करंट। और वोल्टेज क्या है, विच मींस वो हमारी लीडिंग फेज में होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो जब हम इसके ग्राफ की बात करेंगे तो देखो कौन पहले शुरू हो गया, V, क्योंकि मैंने क्या कहा, V जो है वो है लीडिंग फेज में, और करंट हमने कहा -π/2 आ गया, तो वो क्या है, वो हमारे लैगिंग फेज में है। तो देखो लैगिंग फेज में है ना, क्योंकि बेचारा अभी 0 है, जबकि π/2 पहुंच चुका है ऑलरेडी मेरा वोल्टेज, तो वो अहेड है। कितना अहेड है, π/2 अहेड है। तो ये ग्राफ बनेगा इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो दिस इज द फेजर डायग्राम, इसी का हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे। तो हमने कहा करंट जो है 90 डिग्री के लैगिंग फेज में है, यानी कि इतने का फेज डिफरेंस है ना। VL ऊपर को बना लिया, IL इधर को बना दिया। मोस्ट केसेस में आप क्या करो, IL जो करंट है ना उसको हमेशा यहीं पे लो, करंट हमेशा यहीं पे लो, फिर आप चेक करो कि इंडक्टर के लिए हमारे पास वोल्टेज क्या है, ठीक है, और कैपेसिटर के लिए क्या है, या फिर हमारे नॉर्मल रेजिस्टर के लिए क्या है। जैसे अभी हम कैपेसिटर पे आएंगे तो उस केस में करंट यहीं को लो, उस केस में हमारा करंट जो है लीडिंग फेज में होगा, तो आप नीचे को बना दो VC को, ठीक है। अभी इसका भी हम ग्राफ देखेंगे, फेजर डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपको समझ में आया कि जब हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो हमारा करंट लैगिंग फेज में है और जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री अहेड है, तो फेज डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 90 डिग्री का है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे कैपेसिटर पे। तो जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो हमने कहा यहाँ पे भी हमने AC सोर्स लगा दिया है, तो V क्या होगा, V0 साइन ओमेगा t होगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि C इक्वल्स टू क्या होता है, Q/V, या फिर Q इक्वल्स टू हम कह देते हैं CV, क्योंकि यहाँ पे
Q किस पे प्रोपोर्शनल होता है? V पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, ये सब हमने पढ़ा हुआ है कैपेसिटेंस में। तो Q इक्वल्स टू CV आ जाता है। अब V कितना यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो V नॉट साइन ओमेगा टी। हमने क्या कर दिया, दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो Q बाई टी क्या होता है, करंट होता है, तो आ गया यहाँ पे देखो क्या हो गया, CV नॉट साइन का होगा डिफरेंशिएशन, कितना होता है कॉस, डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ओमेगा कहाँ आ जाएगा, आगे बाहर पे आ जाएगा, देखो इस तरीके से, ठीक है। ओके, हमें यहाँ पे तक तो समझ में आया। अब देखो क्या होगा, अब ओमेगा सी जो है वो एक्स सी के इक्वल नहीं होगा, 1 अपॉन ओमेगा सी एक्स सी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, देखो ओमेगा सी इसके साथ लिखा हुआ था ना, पर मैं क्या कर रही हूं, मैं यहाँ पे वी नॉट कॉस ओमेगा टी लिख रही हूं और ओमेगा सी को नीचे भेज दे रही हूं, तो 1 अपॉन ओमेगा सी मुझे लिखना पड़ेगा, और 1 अपॉन ओमेगा सी ही क्या होता है, मैंने कहा एक्स सी होता है। और एक्स सी क्या है, तो ये हो जाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि जब सिर्फ कैपेसिटर जुड़ा हुआ है सर्किट में तो क्या रेजिस्टेंस होगी उसकी, ठीक है। कैपेसिटर की रेजिस्टेंस क्या है, वो रेजिस्टेंस कहलाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आई होप समझ में आ रहा होगा। जब सिर्फ रेजिस्टर है तो रेजिस्टेंस नॉर्मल आर है, जब सिर्फ इंडक्टर है तो एक्सएल है, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कह दे रहे हैं, जब सिर्फ कैपेसिटर है तो हम उसको एक्ससी से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी, उसके लिए क्या था, ओमेगा इंटू एल था, ठीक है। अब देखो वी नॉट अपॉन रेजिस्टेंस हो गया, V अपॉन रेजिस्टेंस करते हैं तो क्या मिलता है, करंट। पीक वैल्यू है वोल्टेज की, तो पीक वैल्यू मुझे करंट की भी मिलेगी। अब देखो इसको मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, किसमें, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा साइन में। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ ना साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि हमें पता है जब हम साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो वो कॉस थीटा आता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं तो साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, या फिर इसको मैं ओमेगा टी को पहले लिख दूं, तो ये आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब जरा देखना V क्या था, V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट में क्या हो गया, प्लस पाई बाय 2 हो गया। अब खुद समझ गए होगे कि ये होगा हमारा लीडिंग फेज में, और ये क्या हो गया, मतलब लैगिंग फेज में हो गया। तो मैंने कहा करंट तो हमेशा आप कैसे लो, करंट को हमेशा यहीं को लो, तो आपने ये करंट ले लिया। तो इस केस में करंट जो है 90 डिग्री अहेड है ना, तो मैं नीचे ले लेती हूँ VC को। 90 डिग्री क्या कर रहा है, ये लैग कर रहा है, लैगिंग फेज में है, और करंट क्या है, लीडिंग फेज में है, 90 डिग्री से ये लीड कर रहा है, ठीक है। VC इधर को बनता है और जो हमारा VL है वो यहाँ को बनता है, और जो हमने रेजिस्टेंस के लिए देखा तो हमारा जो VR है वो इधर को ही बनता है, क्योंकि रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस के केस में हमने कहा I और जो हमारा V है वो सेम फेज में है, कोई भी यहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पर जब हम सिर्फ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो फेज डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये भी हमारा पूरा जो डेरिवेशन है वो हो गया है। ग्राफ इसका एक बार देख लो। अब इस केस में हमने क्या कहा, करंट होगा अहेड, तो देखो करंट है हमारा ये वाला, तो करंट अहेड है ना, वो पहले ही शुरू हो गया, और बेचारा वोल्टेज क्या है, अभी 0 है, पर वोल्टेज 0 है, पर फिर भी मेरा करंट क्या है, पाई बाय 2 पे। तो विच मीन्स पाई बाय 2 फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और अहेड कौन है, यहाँ पे करंट है, करंट है हमारे लीडिंग फेज में। तो कई बुक्स में ऐसे भी गिवन है कि करंट को ऊपर बना दिया है, पर आप ये वाला यूज मत करना, ठीक है, इससे बहुत कंफ्यूजन होती है। आप क्या करो, आप हमेशा करंट को यहीं को लो, फिर आप देखो कि वोल्टेज कहाँ को आ रही है। तो हमने कहा VL इंडक्टेंस के केस में ऊपर को आ रहा था, अभी हमने देखा ये नीचे को आ रहा है, और हमने रेजिस्टेंस के केस में देखा ऐसे आ रहा था। तो इस वाले को मत फॉलो करना, जो अभी मैंने आपको शो करा वो वाला फॉलो करना, सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे तक हम समझ गए हैं। अब हम आ जाते हैं कॉम्बिनेशन में। तो हमने L, R और C को इंडिविजुअली तो पढ़ ही लिया है, अब हम देखते हैं कि अगर इनके कॉम्बिनेशन में कर दूं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने LR सर्किट ले लिया है, तो यहाँ पे R रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पे इंडक्टेंस भी है, ठीक है। तो अगेन देखो V क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास VL क्या हो जाएगा, I इंटू XL। ये तो अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपसे क्या कहा कि जब हम XL की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ इंडक्टर की क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, V अपॉन I, तो VL है यहाँ पे, और करंट हमारे पास I ही होगा। सिमिलरली जब हम सिर्फ रेजिस्टर को देखेंगे तो इसके लिए VR कितना आ जाएगा, सो ये होगा I इंटू R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब हमारे पास हमें क्या देखना है, यहाँ पे टोटल वोल्टेज देखनी है ना, टोटल V देखना है।
तो वो हम फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना लेते हैं। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था, आई इधर को ही लो, वी आर इधर को आएगा और वी एल इधर को आएगा। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, देखो वोल्टेज की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, दोनों की डायरेक्शन अलग है ना, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे तो डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा वेक्टर का फॉर्मूला है वो आप लगा दो, है ना। तो v कितना आएगा, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2, और यहाँ पे क्या आता है cos थीटा, और थीटा कितना है, हमने कहा 90 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच में, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है ना। cos 90 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, तो v क्या आ गया, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो वो ही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। v1 क्या है, vr, v2 क्या है, vl है। तो टोटल हमें वोल्टेज इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट, अब देखो VL की वैल्यू पुट कर दो, VL की वैल्यू ये है, तो ये आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई तो हमारा बाहर आ जाएगा, तो v इक्वल्स टू आई बाहर आ गया अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो v अपॉन आई होगा ना, इसको समझो, ये क्या आई, टोटल रेजिस्टेंस आई, दिस इज दी टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे Z से डिनोट करते हैं, विच इज नोन एज द इम्पिडेंस। क्या कहते हैं इसको, इम्पिडेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखो Z इक्वल्स टू अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से आप टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, जिसको हम कहते हैं इम्पिडेंस। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये डेरिवेशन कर लिया। अब देखो, अब मुझे बताओ यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा। किसी ने 90 कहा ना तो बहुत मार खाओगे। अब जो टोटल v वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, देखो यहाँ पे है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है। तो अब टोटल v मेरा यहाँ को है, करंट तो मेरा यहीं को है ना, करंट की डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हो गई। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, फाई। हमें पता नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, ये हमें निकालना होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो tan फाई मैं कैसे निकाल सकती हूँ, tan फाई क्या होता है, tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये क्या है मेरे पास, दिस इज VL, अपॉन बेस में क्या आ रहा है, यहाँ पे VR आ रहा है, सो VL अपॉन VR इसको लिख दो। अभी मैंने देखा VL क्या है, I इंटू XL, और VR क्या है, I इंटू R, तो I से I कट गया, तो tan फाई क्या आ गया, XL अपॉन R, ठीक है। तो जब भी आपको फाई निकालना है, आप कैसे निकाल सकते हो, इट इज tan इनवर्स XL अपॉन R। अब ये वैल्यूज आपको गिवन रहेंगी, ठीक है। तो आप एक्सेल और आर जो है खुद कैलकुलेट करोगे, और फिर आप फाई भी बता दोगे। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है इस केस में, ठीक है। आई होप यार ये बात आपको सारी समझ में आ गई होंगी। चलो उसके बाद आ जाते हैं सीआर सर्किट में। सेम चीज आपको करनी है। हमने कहा करंट यहाँ को है, यहाँ पे क्या है, CR है, तो हमने कहा रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज यहीं को है, पर कैपेसिटर के लिए हमने कहा था वोल्टेज लैगिंग फेज में होगी, तो हमने नीचे को बना दिया। अगेन देखो इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री का बन रहा है, तो जब हम टोटल वोल्टेज निकालेंगे तो यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, लग गया, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करा, तो सेम वही चीज आ गई। देखो इंपेडेंस है अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप फेज डिफरेंस की बात करोगे तो वो है फाई, तो यहाँ पे भी tan फाई निकाल दो आप। tan फाई यहाँ पे क्या होगा, VC अपॉन VR, अगेन यहाँ पे I इंटू XC अपॉन I इंटू R आ जाएगा। तो tan फाई क्या आ गया, XC अपॉन R, और XC का फॉर्मूला अभी हमने देखा 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है। तो इस तरीके से आप फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हो। अब मुझे बताना यहाँ पे लीडिंग फेज में कौन है। लीडिंग फेज में तो अभी भी कौन है, करंट ही है। कितने एंगल से लीड कर रहा है, तो फाई एंगल से लीड कर रहा है। अभी जो हम पीछे देख रहे थे, इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में V है ना, आगे V है लीडिंग फेज में, कितने एंगल से लीड कर रहा है, तो फाई एंगल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो अब हमारा आ गया है LC सर्किट। तो LC सर्किट काफी इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे L है, यहाँ पे C है। हमने कहा करंट तो इधर को ही होगा, पर जो VL है वो ऊपर को है, और जो हमारा VC था वो नीचे को था, है ना। तो इस केस में अब हम कैसे निकालेंगे, तो अगेन देखो यहाँ पे भी आपका वही फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा VL स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2VL VC। अब यहाँ पे देखना एंगल कितना बन रहा है, देखो VL ये वाला वेक्टर ऊपर को है, ये नीचे को, तो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है ना। तो बताना जरा मुझे cos 180 कितना होता है। हमने कहा cos 180 -1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। तो ये क्या हो जाएगा, देखो v इक्वल्स टू अंडर रूट, बेसिकली ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे बन गया VL माइनस VC के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मुझे v कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, VL माइनस VC करके। तो वही चीज तो हमने यहाँ पे करी। तो नॉर्मल जो वेक्टर्स से हम सॉल्व करते हैं वही हम करेंगे, और एंगल क्या होगा, 180 था। अब जो हमारा v आया है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा,
जो हमारा अब V आया है फाइनल वाला, है ना, तो वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे ये डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन क्या होगी हमारी, जो भी बड़ा होगा वो डायरेक्शन होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, डायरेक्ट ये माइनस हो रहे हैं ना, 180 डिग्री का एंगल है, डायरेक्ट क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। नाउ बिकॉज दे आर गेटिंग सब्ट्रैक्टेड, तो जो भी बड़ी वैल्यू होगी उस डायरेक्शन में होगा हमारा V। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो जो VL है वो बड़ा है VC से, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारे फाइनल V की, ठीक है। और अगर VC जो है वो बड़ा होगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि नीचे को हम लेंगे और इट विल बिकम VC माइनस VL, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू जो है बड़ी है। मोस्टली हम क्या करते हैं, मोस्टली हम जो वैल्यू है हमारी VL वाली ही बड़ी कंसिडर करते हैं देन VC, ठीक है। तो बस ये हमारे पास आ गया था, तो हमने V के जगह पे पुट कर दिया, ठीक है। V है, VL और VC का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने पुट करी। अगेन V अपॉन I क्या है, हमने कहा टोटल पूरे इस LC सर्किट की इंपिडेंस यानी कि रेजिस्टेंस Z, तो Z इक्वल्स टू क्या आ गया, XL माइनस XC आ गया है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना किसके लिए, LC सर्किट के लिए। यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन आती है किसकी, रेजोनेंस की। रेजोनेंस की कंडीशन में क्या हो जाता है ना, ये जो XL है और ये जो XC है ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। अगर ये आपस में इक्वल होंगे तो Z कितना आ जाएगा, 0, यानी कि जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। वो हो जाती है इस केस में 0। और रेजोनेंट सर्किट को हम और क्या कह सकते हैं, बेसिकली अगर हम कह रहे हैं कोई भी सर्किट जो है रेजोनेंस में है, उसका मतलब है उसकी कुछ ना कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। उस सर्किट की कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। जो हमने AC लगाया है, जो हमने AC अप्लाई करा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो गई टू दी फ्रीक्वेंसी, टू दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सर्किट। इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। और इस रेजोनेंस कंडीशन पे हमने कहा XL और XC क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। एंड ये किसके लिए है, कौन से सर्किट के लिए है, ये हम बात कर रहे हैं हमारे LC सर्किट के लिए। LC सर्किट में हमें रेजोनेंस की कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखो, हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास जो VL है वो भी बड़ा हो सकता है। मैंने कहा मोस्ट केसेस में हम यही लेते हैं। अगर VL बड़ा है तो हमने कहा फाइनल V की डायरेक्शन यहां को होगी, तो इस केस में V होगा ना लीडिंग फेज में, कितने एंगल से लीड कर रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री से, क्योंकि I तो मेरा यहीं को है, ठीक है। अगर मान लो VC जो है वो बड़ा हो गया VL से, तो हमारा जो फाइनल V है वो मुझे नीचे को मिलेगा। तो यहाँ पे इस केस में ये V कैसे आ गया, लैगिंग फेज में आ गया। कितने से लैग कर रहा है, 90 डिग्री से लैग कर रहा है, ठीक है। और लीडिंग फेज में क्या होगा, फिर हमारा करंट होगा, यानी कि I होगा, ठीक है। तो आई होप यार ये बेसिक बातें जो हैं आपको समझ में आ गई होंगी। रेजोनेंस कंडीशन में हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ये भी पूछा जाता है। तो हमने कहा XL और XC आपस में इक्वल है, तो ओमेगा L इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन LC हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन LC हो गया। ओमेगा का फॉर्मूला अभी देखा 2πf होता है, ठीक है। तो हमारी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकलती है, 1 अपॉन 2π अंडर रूट 1 अपॉन LC। ये कई बार पूछा भी जाता है, यहाँ पर से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 अपॉन 2π अंडर रूट 1 अपॉन LC, ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं LCR सर्किट में। तो सब देख लिए, LC देख लिया, CR देख लिया, है ना। अब आ जा रहे हैं LCR में, यानी कि तीनों को साथ में जोड़ दिया। तो हमने कहा करंट तो यहीं को लेंगे, और रेजिस्टर के केस में VR भी यहीं को है। हमने कहा VL ऊपर को है, VC नीचे को है। और हमने कहा अगर ये L और C आपस में जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों में से जो फाइनल डायरेक्शन आएगी वो डिपेंड करेगी कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो हम क्या ले रहे हैं, हम VL इज ग्रेटर देन VC ही ले रहे हैं। तो फाइनल जो मुझे मिलेगा, फाइनल जो हमको मिलने वाला है वो ऊपर को ही मिलेगा। तो VL माइनस VC जो है इस साइड को आ गया। अब फाइनल तो अभी आया नहीं है, क्योंकि VL माइनस VC ये है, VR ये है। इन दोनों का आपको फिर फाइनल वेक्टर निकालना पड़ेगा सेम मेथड से। एंगल कितना बनेगा इन दोनों के बीच में, तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज दी फॉर्मूला। अगेन आपको पता है VL की वैल्यू क्या है, I इंटू XL, VC की वैल्यू क्या है, I इंटू XC, है ना। और VR क्या है, I इंटू R। तो आप यहाँ पे पुट कर दो, आपने पुट करा, I स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो ये नीचे चला गया, है ना। V अपॉन I क्या हो जाता है, हमने कहा पूरे सर्किट के लिए इंपिडेंस। तो Z इक्वल्स टू अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया है फॉर दी LCR सर्किट,
ठीक है। और इस v वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ को होगी, तो यहीं को डायरेक्शन होगी, है ना। यानी कि अगेन कौन है लीडिंग फेज में, तो हमारा v है लीडिंग फेज में। कितने एंगल से लीड कर रहा है, तो हमने कहा फाई एंगल से लीड कर रहा है। अच्छा, एक और चीज, जब हम बात कर रहे हैं एलसी सर्किट की, तो एलसी सर्किट में हमारा जो फेज डिफरेंस है कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का, है ना, क्योंकि ये ऊपर को आ रहा है v और I इधर को है। तो एलसी सर्किट में भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। बट जब हम बात कर रहे हैं एलसीआर सर्किट की, तो यहाँ पे 90 डिग्री का नहीं है, कितने का है, फाई एंगल है। और फाई एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो हम tan फाई निकाल लेंगे। तो tan फाई हमने कहा क्या हो जाएगा, VL माइनस VC, क्योंकि ये क्या है, VL माइनस VC है, अपॉन नीचे क्या है, VR। यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो तो I कॉमन आ जाएगा, XL माइनस XC, नीचे IR है तो I से I कट गया, XL माइनस XC अपॉन R। तो फाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ दिस। तो आप इजिली यहाँ पर से फाई भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं एवरेज पावर ऑफ दिस एसी सर्किट में। तो हमने अभी एवरेज, मीन ये सब निकाल लिया है, तो मेथड आप लोग समझ गए होंगे। सेम चीज हमें यहाँ पर भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या होती है, V इंटू आई होती है। तो V इंटू आई हमने यहाँ पे ले लिया है, दिस इज V एंड दिस इज I, ठीक है। अब ये हम कौन सा सर्किट यहाँ पे ले रहे हैं, ये हम ऐसा सर्किट ले रहे हैं जहां पे जो करंट है वो हमारा लैगिंग फेज में होगा, ठीक है। विच मीन्स वी आर गोइंग टू टेक एन LR सर्किट ओवर हियर। हम यहाँ पे एक LR सर्किट ले रहे हैं, ठीक है। तो V ये है, I ये है, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास P इक्वल्स टू क्या हो गया, V नॉट I नॉट। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन x साइन y वाला, है ना। तो साइन x साइन y हमारे पास होता क्या है, तो ये होता है cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई बाय 2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली, ये आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो ये फॉर्मूला यूज करके हमने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब ये पुट कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो P मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब मुझे एवरेज पावर निकालना है, तो एवरेज के लिए मैंने कहा था इंटीग्रेट करेंगे। पूरे साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो अगेन 1/t इंटीग्रेशन 0 से t p dt। और P क्या है, तो P हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। तो अगेन P की पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी। अब जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, तो ये तो जो भी है बेचारे कांस्टेंट है, इनको हमने बाहर ले लिया, देखो बाहर ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाली वैल्यू को जब आप इंटीग्रेट करोगे, तो अगेन इसको आप सॉल्व करो, ये आना 0 ही है, तो आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं है डेरिवेशन में कुछ, आप लिख दो इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है ये 0 है। तो आप सॉल्व सिर्फ इसको कर रहे हो, इतने ही पोर्शन को, और ये कितना आ जाएगा, V नॉट I नॉट अपॉन 2t इंटू कॉस फाइव इंटू टी, है ना। टी से टी कट गया तो कितना आ गया, देखो इसको मैं V नॉट अपॉन रूट 2 इंटू आई नॉट अपॉन रूट 2 इंटू कॉस फाइव लिख सकती हूँ ना। और V नॉट बाय रूट 2 और आई नॉट अपॉन रूट 2 क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था VRMS और IRMS वैल्यू। तो ये आ गया VRMS IRMS कॉस फाइव। और कॉस फाइव क्या कहलाता है, तो ये पावर फैक्टर कहलाता है। और फाइव क्या था, अभी हमने देखा था, दिस वॉज द फेज डिफरेंस। क्या था ये, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला भी यूज होगा, इसका डेरिवेशन भी आ सकता है, तो मैंने डेरिवेशन भी आपको बता दिया है, ठीक है। और अगर आपको VRMS IRMS वैल्यू नहीं पता है, तो आपको पता है कैसे निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा V नॉट अपॉन रूट 2 या I नॉट अपॉन रूट 2, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं एक चोक कॉइल में। एक चोक कॉइल हमारे पास क्या होती है, तो बेसिकली है तो ये हमारे पास एक LR सर्किट ही है, पर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस को हम ऑलमोस्ट 0 ले रहे हैं, और इसकी बहुत ज्यादा इंडक्टेंस होती है, बिकॉज दिस इज अ कॉइल ना। तो कॉइल में तो आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस तो बहुत कम होती है, इंडक्टेंस ही ज्यादा होगी। तो चोक कॉइल में भी ऐसा ही रहता है कि इसकी रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है, बट इसकी जो इंडक्टेंस है वो काफी ज्यादा है। अब इसका यूज क्या होता है, तो अगर हमको क्या करना है, ऑल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करना है, ठीक है, किसी भी सर्किट में, तो हम इसका यूज करते हैं। एंड यहाँ पे फायदा ये होता है कि एनर्जी लॉस बहुत कम होता है। तो एनर्जी लॉस कम कैसे होता है, जरा वो देख लो आप। देखो हमने अभी पढ़ा, अगर मैं बात करूं एक LR सर्किट की, तो हमारे लिए इंपेडेंस का फॉर्मूला ये है, हमने कहा रेजिस्टेंस क्या है, ऑलमोस्ट 0। तो रेजिस्टेंस 0 है तो ZXL के ही इक्वल आएगा। और अभी हमने पावर फैक्टर देखा था cos फाइव, है ना। पावर फैक्टर जो होता है cos फाइव, उसका फॉर्मूला होता है R अपॉन Z, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर मेरे पास R 0 है तो cos फाइव कितना आ गया, 0। तो पावर में तो मैंने कहा यहाँ पे cos फाइव भी आएगा। तो अगर cos फाइव 0 हो गया तो पावर डिसिपेशन क्या हो गया, 0। पावर अगर 0, पावर का मतलब क्या होता है,
किस रेट से एनर्जी डिसिपेट हो रही है। अगर पावर जीरो हो गई तो यानी कि एनर्जी लॉस होगा ही नहीं, इसीलिए हम एक एसी सर्किट में चोक कॉइल का यूज करते हैं, क्योंकि जब मैं चोक कॉइल को यूज कर रही हूं तो मैं एसी करंट को कंट्रोल कर पा रही हूं विदाउट एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस हो ही नहीं रहा क्योंकि पावर जीरो हो गई। और ऐसा करंट, ऐसा एसी करंट जो फ्लो कर रहा है जब पावर लॉस जीरो है, इसको हम क्या कहते हैं, वॉटलेस करंट कहते हैं। ठीक है, तो वॉटलेस करंट क्या है, बेसिकली वॉट का मतलब क्या होता है, वॉट किसकी यूनिट है, पावर की। वॉटलेस यानी कि पावर लॉस हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे देयर इज नो पावर लॉस। तो जहां पे पावर लॉस जीरो होता है फिर भी करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को हम वॉटलेस करंट कह देते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा जो कॉस फाई है वो कितना हो जाए, जीरो। और इसके लिए फाई कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यानी कि अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ प्योर इंडक्टर की या सिर्फ और सिर्फ प्योर कैपेसिटर की, दोनों केस में अभी हमने देखा था ना कि फेज डिफरेंस V और I के बीच में कितना आ रहा था, 90 डिग्री का। तो वॉटलेस करंट जो है प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर दोनों के केस में होता है, और यहाँ पे भी हो रहा है, चोक कॉइल के केस में भी हो रहा है। यानी कि हमें कॉस फाई को क्या कर देना है, बस जीरो कर देना है। तो कॉस फाई जीरो हो गया तो हमारा पावर जीरो आ गया। अगर पावर जीरो आ गया तो विच मीन्स हमारे पास कोई एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट नहीं होगी, कोई एनर्जी लॉस यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो फिर ये एनर्जी का होता क्या है, जब हम एलसी सर्किट की बात करेंगे, अभी हम देखेंगे एलसी ऑसिलेशंस, वहां पे भी पावर जीरो आ जा रही है। अभी तो हमने एलआर देखा था, अभी हम एलसी सर्किट देखेंगे, वहां पे भी पावर जीरो हो जाती है। तो फिर उस केस में क्या होता है, तो वहां पे एलसी ऑसिलेशंस होते हैं। अभी हम एलसी ऑसिलेशंस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम जरा चोक कॉइल को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चोक कॉइल है कि आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, पे आते हैं। चोक कॉइल इज मेड बाय वाइंडिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर ओवर लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इंडक्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है। और हम लैमिनेशंस क्यों करते हैं, सो दैट जो हमारी एनर्जी लॉस है ड्यू टू एडी करंट। अब एडी करंट क्या होता है, फिलहाल आपके सिलेबस में है नहीं, आपको देखना नहीं है, पर अभी जब हम ट्रांसफॉर्मर भी देखेंगे वहां पे भी मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसमें लैमिनेशंस, पट्टियां टाइप की बनाई जाती हैं, क्यों, सो दैट जो एडी करंट की वजह से लॉस है ना वो वहां पे ना हो। तो ये बस एक पॉइंट आपको याद रखना है, डिटेल में आपको इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, नाउ बिकॉज रेजिस्टेंस चोक कॉइल की बहुत कम है, ठीक है, तो बहुत कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट होती है, तो एनर्जी लॉस यहाँ पे बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो चोक कॉइल हमने पढ़ लिया। अब चोक कॉइल को हम एसी में ही क्यों यूज कर रहे हैं, हम डीसी में भी तो कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, हम डीसी में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर आपने डीसी में यूज कर दिया तो डीसी के केस में हमारे पास चोक कॉइल की जो रिएक्टेंस है वो तो जीरो होगी, उसकी कोई रिएक्टेंस ही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी तो जीरो होती है ना, और जब हम ये रिएक्टेंस की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला है ओमेगा इंटू एल, यानी कि 2πf इंटू एल। फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो एक्सएल भी कितना हो गया, जीरो। तो अगर मेरे पास ये वैल्यू जीरो हो गई है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में रेजिस्टेंस बहुत कम है ना, चोक कॉइल की मैं बात कर रही हूँ, चोक कॉइल में ऑलरेडी रेजिस्टेंस काफी कम है, नेग्लिजिबल है हमने कहा, और ये भी जीरो हो गया, तो विच मीन्स ओवरऑल चोक कॉइल में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिल रही है, तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता रहेगा। और करंट जितना ज्यादा फ्लो होता है, हमें पता है ना, करंट जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, हीट लॉस भी होता है, यानी कि उतनी ज्यादा जो आपकी एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में वेस्ट होती जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप डीसी में चोक कॉइल का यूज करोगे तो एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास एक्सएल जीरो हो गया। हमने कहा जो रेजिस्टेंस है वो भी ऑलरेडी बहुत कम है चोक कॉइल की, तो टोटल जो रेजिस्टेंस है, जो इंपिडेंस है वो कम हो गई। अगर इंपिडेंस कम हो जाएगी तो करंट जो है मैक्सिमम फ्लो होता रहेगा, और हमने कहा अगर करंट जो है वो ज्यादा फ्लो होगा तो उतना ही हीट लॉस भी होगा, तो हम इसको डीसी में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आपको ये समझ में आ गया, दिस इज द सिंपल डायग्राम। ठीक है, ये है हमारी चोक कॉइल, तो हमने कहा कॉपर वायर की बनी है, बीच में हमने क्या यूज करा है, सॉफ्ट आयरन कोर। सोलोनॉइड जैसे बनाई थी ना, सेम सोलोनॉइड के जैसे ही इसको आप समझ लो, और इसमें सॉफ्ट आयरन कोर में हमने कहा लैमिनेशंस कर दिए हैं, सो दैट एडी करंट की वजह से हीट लॉस यहाँ पे ना हो सके। ठीक है, चलो फिर आई होप ये समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस में इन दी एलसी सर्किट। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैंने सब कुछ नोट्स में मेंशन करा है, पर हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक एलसी सर्किट लिया है, तो ये है हमारा इंडक्टर, ये है हमारा कैपेसिटर। अब ये हमने इस तरीके से बनाया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इसको। ठीक है, बेसिकली ये इस तरीके से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अभी इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, अभी सिर्फ ये चार्ज हो रहा है, तो पहले हमने चार्ज कर लिया। ठीक है, तो हमने इसको चार्ज कर लिया,
उसके बाद हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये तो चार्ज हो गया है, ठीक है, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, तो अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा। करंट कहाँ से फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ हमारा जो करंट है वो फ्लो होने लग जाएगा। अब करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू 0 से शुरू होगी, फिर वो चेंज होगी, बढ़ेगी, मतलब, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो गई, क्योंकि कैपेसिटर प्लेट जो है वो हमारी चार्ज हो गई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो गई। अब हमने कहा जब इसको हमने इंडक्टर से कनेक्ट करा दिया तो उस केस में हमारा जो करंट है वो चेंज कर रहा है। करंट अगर चेंज करेगा तो हमें पता है क्या होता है, ईएमआई। करंट चेंज होगा तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में, इस इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो होने लगेगा। और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी आपको पता है, अगर मेरा जो करंट है वो बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब जैसे जैसे क्या होगा, हमारा करंट घट रहा है तो अब ये इसको घटने भी नहीं देगा, तो ये उसी की डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा ना। ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये इसी की डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा ताकि हमारा जो करंट है वो कम ना हो। अब होगा क्या, करंट अगर इसी डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, इंड्यूस्ड करंट भी और मेन करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो अब ये जो हमारा कैपेसिटर है ये फिर से चार्ज हो जाएगा, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि अब ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना। तो वापस से कैपेसिटर प्लेट्स चार्ज हो गई पर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे ये वाली पॉजिटिवली चार्ज थी, यहाँ पे ये वाली पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब हमने कहा इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, तो कॉइल में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है हमारी, ठीक है। फिर से क्या हो रहा है, वापस से ये कैपेसिटर प्लेट चार्ज हो गई है, विच मीन्स वापस से क्या होगा, वापस से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो गई, फिर से यही सेम प्रोसेस होगा, यानी कि इस केस में अब करंट जो है ऐसे फ्लो होगा, फिर से करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो एक इंड्यूस्ड करंट आएगा। फिर से जब वो मेन करंट की वैल्यू कम होने लगेगी तो इंड्यूस्ड करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, तो वापस से जो हमारी ये कैपेसिटर प्लेट है वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से चार्ज हो जाएगी। तो ये लगातार चलता रहेगा, तो इसी को तो हम एलसी ऑसिलेशंस कह रहे हैं, यानी कि जो एनर्जी है वो ऑसिलेट कर रही है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी में ऑसिलेशन हो रहा है एनर्जी का बस, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, एलसी ऑसिलेशंस कह रहे हैं। तो आई होप यार ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सब कुछ हमने नोट्स में मेंशन कर रखा है, ठीक है। यू विल गेट एंटायरली एवरीथिंग ओवर हियर। सो एनर्जी ऑसिलेट कर रही है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कैपेसिटर का है और मैग्नेटिक फील्ड जो कि किसका है, इंडक्टर का है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस हो रही हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बाद बस हम एसी जनरेटर पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर हमारे पास क्या है, तो हमने कहा ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, हमारे एसी की वैल्यू को चेंज कर सकता है, या तो बढ़ा सकता है या फिर घटा भी सकता है, ठीक है। विच मीन्स अगर आपने कोई भी इनपुट दिया है उसको आपको बढ़ाना है तो आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज कर लो, अगर आपने कुछ इनपुट दिया है आपको उसको घटाना है तो आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज कर लो। दो टाइप के हमारे ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ठीक है। आप उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आप जो आपने एसी दिया है, जो भी वोल्टेज दी है, या तो उसको बढ़ा दे रहे हो या फिर उसको घटा दे रहे हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है, तो ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, ईएमआई में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो यानी कि एक प्राइमरी कॉइल होगी, दूसरी सेकेंडरी कॉइल होगी। प्राइमरी कॉइल में आप इनपुट एसी दोगे, इनपुट करंट आपने दिया तो आपको पता है उसकी वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेम सेकेंडरी कॉइल में भी चेंज होगा, तो वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा। ये इंड्यूस्ड करंट को फिर आप एक लोड रेजिस्टेंस के थ्रू पास कर दोगे तो वहां पे से आपको आपका आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। अगर आपको स्टेप अप करना है यानी कि वोल्टेज को आपको बढ़ाना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल में वो ज्यादा लेने पड़ेंगे। और अगर आपको स्टेप डाउन करना है यानी कि आपको वोल्टेज को घटाना है, ठीक है, तो उस केस में आपको सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम लेने पड़ेंगे। ये है बेसिक सा हमारा फंडा, ठीक है। सो व्हेन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन दी प्राइमरी कॉइल, तो हमें पता है एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी, जिसकी वजह से सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर हम कहें इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लो होने लगता है। ये हमारा बेसिक सा प्रिंसिपल है। तो हमने कहा ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या है, एक तो प्राइमरी कॉइल है जिसको हमने मेन इनपुट एसी से कनेक्ट किया है, फिर सेकेंडरी कॉइल है,
सेकेंडरी कॉइल के थ्रू आप आउटपुट ले रहे हो, ठीक है, तो इसको हम लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं और सॉफ्ट आयरन कोर का हम यूज करेंगे। अभी मैंने कहा था लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर हम यूज करते हैं सो दैट जो एनर्जी लॉस है वो कम हो जाए। एनर्जी लॉस यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, किस किस तरीके से हो सकता है अभी हम देखेंगे, जिसका एक तो हमने देख ही लिया है ऑलरेडी, एडी करंट वाला, ठीक है, और भी होते हैं देखेंगे अभी, ठीक है। तो वर्किंग क्या है ये सब मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दी है। तो यहाँ पे देखो स्टेप अप अगर आपको करना है, यानी कि वोल्टेज को आपको बढ़ाना है, तो आपको जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल के वो ज्यादा लेने पड़ेंगे, और अगर आपको स्टेप डाउन करना है, वोल्टेज को घटाना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको सेकेंडरी कॉइल में कम लेने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, और आपको पता है डीसी में ये वर्क नहीं करता है, सिर्फ एसी के लिए वर्क करेगा, क्योंकि डीसी में तो हमारे पास करंट चेंज नहीं हो रहा, करंट चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा ही नहीं। तो डीसी के लिए ये वर्क नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए ही वर्क करता है, क्योंकि एसी में क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है, और करंट चेंज होगा तभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तभी जाके ईएमआई होगा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो देखो ये है हमारा स्टेप अप। सेकेंडरी कॉइल में देखो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 5-6 ले लिए और वहां पे 2 ही है। यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी कॉइल में कम है और यहाँ पे ज्यादा टर्न्स है, तो इसको हम क्या कह देंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ये हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है, यहाँ पे क्या है, पट्टियां सी, यानी कि लैमिनेशंस है, और लैमिनेशंस क्यों लिए हैं, ताकि एडी करंट की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको हम कम कर सके, ठीक है। यहाँ पे से हम इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस से इसको कनेक्ट करते हैं सो दैट यहाँ से हमें आउटपुट मिल सके, ठीक है। अब देखो जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो तो वैसे तो दोनों में ही होगा, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ही मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, ईपी इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हमने फैराडे लॉ से लिया है, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल के लिए ये आ जाएगा फॉर्मूला। फ्लक्स तो सेम है, क्यों, क्योंकि हमें पता है दोनों को हमने बहुत पास पास रखा है, तो फ्लक्स ऑलमोस्ट हमारा सेम रहता है। दोनों को डिवाइड कर दो, ES अपॉन EP, माइनस से माइनस कैंसिल, ये पूरा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो NS अपॉन NP आ जाएगा। ये जो रेशियो है इसको हम R कहते हैं, विच इज दी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कई बार न्यूमेरिकल में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछ लिया जाता है, तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो उनको डिवाइड कर दो। अगर आपको ये है हमारा बेसिकली आउटपुट वोल्टेज, अगर आपको आउटपुट वोल्टेज गिवन है तो आप वो पुट कर दो, अगर आपको इनपुट वोल्टेज पता है तो इन दोनों को आप पुट कर दो, तो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर अगर है तो हमें पता है नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल के ज्यादा होंगे, है ना, तो इसीलिए R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। अगर स्टेप डाउन की बात करेंगे तो हमें पता है नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम होते हैं, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1 आ जाएगी, ठीक है। चलो अब हमारे पास एफिशिएंसी को हम कैसे निकालते हैं, तो एफिशिएंसी किसी भी डिवाइस की क्या होती है कि आप जो भी इनपुट दे रहे हो उसमें कितना आपको आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100 यहाँ पे आ जाता है। 100% एफिशिएंसी है तभी हम कहते हैं कि ये हमारा एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, यूजुअली एफिशिएंसी 100% से कम ही आती है। बट आइडियल के लिए हमने कहा, आइडियल के लिए ईटा कितना आ जाएगा 1, यानी कि एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, 100% है, तो यानी कि ईटा अगर हमारे पास 1 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपने इनपुट पे पावर दी थी वो हमारे आउटपुट पावर के इक्वल हो जाएगी, तभी तो हमारा जो ईटा है वो 100% हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या होगा, PS क्या होता है, पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है ना, तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने ES इंटू IS, यहाँ पे EP इंटू IP। तो अभी हमने देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में क्या लिया था, ES अपॉन EP, तो ES अपॉन EP किसके इक्वल आ गया, IP अपॉन IS, यानी कि अगर इसी फॉर्मूले में आपको करंट गिवन हो तब आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालना है, तो R कितना आ जाएगा, IP अपॉन IS आ जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो हमारा एफिशिएंसी हो गया, मैंने कहा था ना एनर्जी लॉस भी होता है, तो सबसे पहला हमने कहा एडी करंट की वजह से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं विद लैमिनेशंस, लैमिनेशंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कॉपर लॉस, तो हमें पता है जो हमने कॉपर वायर ले रखी है, ठीक है, जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल ली है वो कॉपर की ही है, अब इनकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी और रेजिस्टेंस की वजह से हमारा हीट लॉस होता है विच इज I2RT, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ एनर्जी लॉस हो गया। फिर हिस्टेरेसिस लॉस, देखो क्या हो रहा है, जो हमारी कॉइल्स हैं वो लगातार, जो हमारी आयरन कोर है, जो हमारी कॉइल है, लगातार क्या हो रही है, मैग्नेटाइज हो रही है, फिर डीमैग्नेटाइज हो रही है, जिसकी वजह से हर एक मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन वाली साइकिल में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता ही है। इसके अलावा इवन हमारा फ्लक्स लॉस होता है,
अब वैसे तो हमने कह दिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को हमने एकदम पास पास रखा है ना, बट स्टिल कुछ ना कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस हो जाता है, क्योंकि थोड़े से डिस्टेंस पे तो वो फिर भी है। तो जितना फ्लक्स प्राइमरी का है उतना एग्जैक्ट फ्लक्स जो है सेकेंडरी में नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। इसी की वजह से फ्लक्स लॉस भी यहाँ पे होता है एंड हेंस देयर इज लॉस ऑफ द एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी लॉसेस पूछे जाते हैं किस किस वजह से होते हैं, तो आप ये सारे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर हमारे पास है एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर क्या है, बहुत आसान है। हम लोगों ने क्या कहा कि कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दो। कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमारा चेंज हो गया तो विच मींस इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। क्या है वो मैकेनिकल वर्क, हम वर्क कर रहे हैं इस कॉइल को घुमाने में। ये जो मैकेनिकल वर्क है इसकी वजह से क्या हुआ, हमने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, क्योंकि इस कॉइल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है। ये बार बार घूमेगी, ऐसे 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 घूमेगी, है ना। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो हमने कहा इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। तो यहाँ पे से हम क्या कर रहे हैं, अब इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने मैकेनिकल वर्क करा इसको घुमाने में, वही किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि एसी में यहाँ से प्रोड्यूस कर रही हूँ। डीसी तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस हो नहीं सकता है, आपको पता है ना, क्योंकि ये जो करंट प्रोड्यूस होगा इसकी जो डायरेक्शन है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार चेंज होता जाएगा। तो डीसी तो यहाँ मिल ही नहीं सकता, हाँ एसी हम डेफिनेटली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है, हमने कहा ईएमआई है। ये जो कॉइल हमने रखी है मैग्नेटिक फील्ड में, ये बार बार रोटेट करती है, रोटेट करेगी तो आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर इस प्रकार रखी है तो आपको पता है यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो एंगल बन गया 90 डिग्री का, तो cos 90 0। तो यहाँ पे तो कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक ही नहीं हुआ, पर ये धीरे धीरे रोटेट कर रहा है। जब ये ऐसे होगा यानी कि कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, तो हमने कहा इसका एरिया वेक्टर यहाँ को एक्ट करेगा, है ना, और बी वेक्टर भी इधर को ही एक्ट कर रहा है। एंगल बन गया कितना, 0 डिग्री का। एंगल 0 डिग्री हो गया तो हमने कहा यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस ये चीज लगातार होती रहेगी, तो विच मींस हर हाफ साइकिल में क्या होगा, हमारा जो करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एसी मिलेगा, क्योंकि हर हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, डायरेक्शन करंट की चेंज हो रही है। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, बेसिक सा हम देख लेते हैं। तो इसमें एक तो आर्मेचर कॉइल है, यही कॉइल है जिसको हमने किसका लिया हुआ है, तो कॉपर वायर की ये कॉइल हमने ले रखी है यहाँ पे, एंड इसके थ्रू ही हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। फिर हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले रखे हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल जिसके हमने बनाए हैं। स्लिप रिंग्स यहाँ पे हम लेते हैं। स्लिप रिंग्स का काम क्या है, ये मेंटेन करते हैं कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। स्लिप रिंग कहाँ पे है, देखो ये जो हमारी रिंग्स है ना R1 और R2, दीज आर बेसिकली द स्लिप रिंग्स, ठीक है। और ये क्या मेंटेन कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस जो कनेक्शन है वो हमारा मेंटेन रहे, एंड ये स्लिप रिंग्स ही रोटेट करती हैं। जो हमारे ब्रशेस है ना वो स्टेशनरी रहते हैं। ये आपको रिंग्स दिख रही है, दिस इज R1, दिस इज R2, ये रोटेट करते हैं। जो ब्रशेस है ना वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है। और इनका काम क्या है ब्रशेस का, ये जो भी करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है इसको कलेक्ट करके दे देते हैं लोड रेजिस्टेंस पे। जैसे यहाँ तो गैल्वेनोमीटर लगाया है, अभी हम सिर्फ डिटेक्ट कर रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है, पर यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। आप यहाँ पे लगा दो लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस लगा दो। इसके थ्रू आपको आउटपुट आपका वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है करंट क्या होता है, वोल्टेज देखते हैं। वोल्टेज क्या होता है, I × R, है ना। तो यहाँ पे से करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा, आपको आपका आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा कार्बन ब्रशेस तो बात कर लिए। एक्सेल क्या करता है, ये रोटेट करता है कॉइल को, कुछ यहाँ पे हमारा एक्सेल बना रहता है, ठीक है। इसको देख भी लेते हैं यहाँ पे डायग्राम से। दिस इज द डायग्राम, देखो दिस इज द एक्सेल, ठीक है, ये है एक्सेल। ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको घुमाने में जो हम काम कर रहे हैं, जो वर्क डन हो रहा है, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है, हमने कहा जो एसी मिल रहा है उस फॉर्म में हमें मिल रही है। ये कॉइल है, देखो ये बार बार क्या करेगी, रोटेट करती रहेगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता रहेगा, बार बार चेंज होता रहेगा। जो ब्रशेस हैं वो स्टेशनरी होंगे, बट जो स्लिप रिंग्स हैं वो बार बार रोटेट करेंगे, और ब्रशेस के थ्रू ही हमको क्या मिल रहा है, हमारा आउटपुट करंट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। चलो, और ये जो इंड्यूस्ड करंट है इसकी डायरेक्शन हमें कैसे पता चलती है, तो फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। तो फादर ये क्या है, फोर्स जहां पे लग रहा है, मदर ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन क्या, ये जो थर्ड फिंगर है हमारी मिडिल फिंगर, ये क्या बताती है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, जो कि हर बार चेंज होती रहेगी, ठीक है। सो एक बेटर डायग्राम ये है, आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है।
अलग अलग केस है, एक तो जब हमारा इस तरीके से रखा हुआ है कॉइल, एक जब ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये घूम के कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 केसेस यहाँ पे हमने बना दिए हैं। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका डेरिवेशन कैसे होगा ये भी मैंने आपको बता दिया था, हमने देख लिया था ऑलरेडी। तो आपको एसी के बारे में पूछा जाता है, देन बोला जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का डेरिवेशन करो, तो जो डेरिवेशन स्टार्टिंग में मैंने बताया था यही वाला, यही डेरिवेशन आपका आता है, ठीक है। सो सब कुछ हमने यहाँ पे देखो कंप्लीट कर लिया है। दिस एंटायर चैप्टर इज ऑल्सो डन, एसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, पावर फैक्टर, वाटलेस करंट, ये सब कुछ काफी इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज मैंने आपको डिटेल में बता दी है। फेजर डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट है, फेजर डायग्राम समझ में आ गया तो जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी आप लोग इजिली कर लोगे। और अगर आपको इन सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल के सेशंस भी चाहिए हैं तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर यार। आई होप इस लेक्चर से आपको काफी बेनिफिट हुआ होगा, और अगर हुआ है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना एंड ऑल द बेस्ट।